एक आदमी जिसके नाम से इराक की धरती कांप उठती थी। एक ऐसा तानाशाह जिसके एक सनक पर लाखों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। एक बच्चा जो गरीबी में पला बड़ा और जिसका पिता उसके जन्म से पहले ही गुजर गया और जिन हालात में वो रहता था उससे किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बनेगा जहां उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 30 साल तक इराक और पूरे मध्य पूर्व को अपनी मुट्ठी में रखा, जिसके सिर पर दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था, वो अचानक इराक की धरती से गायब हो गया था। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका, जिसने उसको ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर वो भी उसको ढूंढ नहीं पा रही थी। महीनों बीत गए थे और इस शख्स का कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। इराक की जलती हुई गलियों से लेकर वाशिंगटन के सत्ता के गलियारों तक उसी शख्स का जिक्र हो रहा था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कहानी की शुरुआत होती है इराक के एक छोटे से गांव अल औजा से, जहां 28 अप्रैल 1937 में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। उसका बचपन बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था और उसके जन्म से पहले ही उसके पिता गुजर चुके थे। बताया जाता है कि सद्दाम को अपने घर में शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो लगभग 10 साल की उम्र में इराक की राजधानी बगदाद आ गया अपने चाचा खैरल्ला तलफा के साथ रहने। और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो इतिहास बनने वाला था। उसका चाचा ही वो शख्स था जिसने सद्दाम को बाथ पार्टी से मिलवाया। बाथ एक क्रांतिकारी पार्टी जो पूरे अरब जगत को एक साथ लाने का सपना देखती थी। 1957 में जब सद्दाम 20 साल का था तब उसने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से बाथ पार्टी में शामिल हो गया। उसका काम था पार्टी के आदेशों का पालन करना, लेकिन यही साधारण सा कार्यकर्ता आगे चलकर अपने देश का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। सद्दाम ने 1959 में इराक के तत्कालीन सैन्य शासक जनरल अब्द अल करीम कासिम पर हुए एक जानलेवा हमले में भी हिस्सा लिया था। हालांकि वो कोशिश नाकाम रही, पर यह घटना उसकी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि इस नाकामी को सद्दाम ने अपनी बहादुरी की कहानी में बदल दिया, जो ये दिखाता है कि वो शुरू से ही प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर था। उसको पता था कि अपनी पब्लिक इमेज कैसे बनानी है और अपने फेलियर को भी एडवांटेज में कैसे बदलना है। 1968 में जब बाथ पार्टी ने बिना किसी वायलेंस के पावर अपने हाथ में ले ली तो सद्दाम ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अहमद हसन अल बकर प्रेसिडेंट बन गए और सद्दाम को 1968 से लेकर 1979 तक वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, पर रियलिटी कुछ और ही थी। 1970 के मिडिल तक सद्दाम ही इराक को लीड कर रहा था और अल बकर तो सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए सद्दाम ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए थे जिनसे इराक की पूरी पिक्चर ही बदल गई थी। 1 जून 1972 को उसने ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन कर दिया और उसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि 1973 की एनर्जी क्राइसिस के बाद तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और इराक पर मानो पैसों की बारिश होने लगी। सद्दाम ने इन पैसों का इस्तेमाल रोड्स, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाने में किया। उसने फ्री हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी स्टार्ट किया, जिससे 1970 के एंड तक इराक का बजट $35 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। और ये सब इराक के लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन ये सिर्फ अच्छे काम नहीं थे, ये पावर स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका था। लोगों की लाइफ को बेटर बनाकर सद्दाम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहता था, जहां लोग अपनी फ्रीडम के बदले मटेरियल बेनिफिट्स पा रहे थे। और ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन भी सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जिससे सद्दाम को अनलिमिटेड पैसा मिला और वो अपनी आर्मी और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत कर सका। 16 जुलाई 1979 को अहमद हसन अल बकर ने प्रेसिडेंट के पद से रेजिग्नेशन दे दिया और अब सद्दाम हुसैन ऑफिशियली इराक का प्रेसिडेंट बन गया था। और असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 6 दिन बाद यानी 22 जुलाई 1979 को सद्दाम ने बगदाद के अल खुलद हॉल में कॉमरेड मैसेकर नाम से एक पब्लिक प्यूरिफिकेशन स्टेज किया। इसमें उसने अपनी पार्टी के उन मेंबर्स पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जिन पर उसको शक था।
सद्दाम ने स्टेज से अनाउंस किया कि पार्टी के अंदर एक 5th कॉलम है जो सीरियाई प्रेसिडेंट हाफिज अल असद के साथ मिलकर उसे पावर से हटाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। बाथ पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल थे मुही अब्दुल हुसैन मशहदी, इनको जबरदस्ती एक कन्फेशन देने के लिए फोर्स किया गया था। उनको ये धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने स्टेज पर चुपचाप ये कबूलनामा नहीं पढ़ा तो उनके परिवार के साथ वो सुलूक किया जाएगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और मशहदी की मजबूरी आप इस वीडियो में उनके चेहरे पर क्लियरली देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सद्दाम ने इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने का ऑर्डर दिया था। सद्दाम के इस इवेंट का मकसद सिर्फ अपने अपोनेंट्स को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि ये सद्दाम का एक क्लियर कट मैसेज था कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ सोचने की हिम्मत की तो उसका यही अंजाम होगा। और इस इंसिडेंट ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया और सद्दाम की पावर को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। सद्दाम के रूल को मॉडर्न इराक का गोल्डन एरा भी कह सकते हैं, क्योंकि उस दौरान हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे सद्दाम का काला साम्राज्य छिपा हुआ था, क्योंकि बैकग्राउंड में बड़े लेवल पर हत्याएं, टॉर्चर, फांसी, मनमानी अरेस्टिंग और लोगों को जबरन गायब करना बहुत कॉमन हो चुका था। एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को खास तौर पर टारगेट किया जाता था। और 1986 से 1989 के बीच जब अल अनफाल मिलिट्री कैंपेन चला गया तो उसमें करीब 50,000 से लेकर 1,82,000 कुर्द मारे गए थे। 1988 में सद्दाम ने हलाब्जा गांव पर केमिकल अटैक करवाया और यहाँ भी 3,000 से लेकर 5,000 के आसपास सिविलियंस की मौत हो गई थी, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और 1991 में इराक के शिया मुस्लिम्स ने सद्दाम के खिलाफ बगावत की, जिसके जवाब में सद्दाम की आर्मी ने उन पर ऐसे अत्याचार किए जिसमें करीब 2 लाख शिया मुस्लिम्स मारे गए। और सद्दाम ने उन दलदली ज़मीनों का पानी सुखा दिया जहां ये शिया लोग रहते थे, और इस सेक्शन के कारण भी हज़ारों लोग मारे गए और हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। सद्दाम के रूल की सबसे विनाशकारी घटना थी ईरान इराक वॉर, जो 1980 से लेकर 1988 तक चली। और सद्दाम को डर था कि ईरान की शिया इस्लामिक रिवॉल्यूशन उसके देश इराक में फैल गई तो वो उसके शासन को अनस्टेबल कर देगी। बाकी सद्दाम हुसैन और अयातुल्ला खुमैनी के बीच पुरानी दुश्मनी भी थी और कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी थे जिसने इस वॉर को जन्म दिया। और फाइनली 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान पर अटैक कर दिया। जवाब में ईरान ने भी युद्ध की घोषणा कर दी और फिर इन दोनों देशों के बीच में एक भीषण युद्ध हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस युद्ध में सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया गया था और सद्दाम हुसैन की इराक की आर्मी ने ईरान की आर्मी और कुर्द रिबेल्स के खिलाफ केमिकल्स वेपन का भी जमकर इस्तेमाल किया था। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस वॉर में इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपियन कंट्री शामिल थे, उन्होंने इराक को सपोर्ट किया था, यानी सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था। और अमेरिका ने तो इराक को टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले देशों की लिस्ट से भी हटा दिया था ताकि उसको ईरान के खिलाफ मजबूत किया जा सके। यानी इन बड़े बड़े देशों ने इमीडिएट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक तानाशाह को इग्नोर किया, जिसके रिजल्ट्स बाद में और भी डेंजरस होते चले गए। आखिरकार 1980 में ये वॉर खत्म होता है, लेकिन किसी की जीत और किसी की हार नहीं होती है। दोनों देशों की इकोनॉमी तबाह हो जाती है और दोनों तरफ करीब 10 से 15 लाख लोग मारे जाते हैं। इस वॉर ने सद्दाम हुसैन को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंडर के रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन इसने इराक के भीतर इस्लामिक रिवॉल्यूशन और कम्युनल टेंशन को भी जन्म दे दिया था। अब इस वॉर ने इराक पर करीब $30 बिलियन का कर्जा चढ़ा दिया था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कुवैत का भी था। सद्दाम चाहता था कि कुवैत ये कर्जा माफ कर दे और तेल का प्रोडक्शन भी कम कर दे। उसकी सोच ये थी कि इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इराक की इकोनॉमी रिकवर हो पाएगी, मगर कुवैत ने उसकी इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब सद्दाम ये बात जानता था कि हिस्टोरिकली कुवैत इराक का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको अलग कर दिया था, तो वो कहीं ना कहीं कुवैत पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। अब सद्दाम को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि जैसे ईरान इराक वॉर के टाइम पे अमेरिका ने इसका साथ दिया था, तो इसी तरह से अगर इसने कुवैत पर अटैक कर दिया तो अमेरिका इसको कुछ नहीं बोलेगा, और ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सद्दाम हुसैन ने अपनी सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने अमेरिकी एम्बेसडर अप्रैल ग्लासी के एक बयान को गलत समझ लिया। दरअसल ग्लास्पी ने कहा था कि अरब देशों के बीच ये जो झगड़े होते हैं, ये जो युद्ध होते हैं, उसमें हमारी कोई ओपिनियन नहीं है, हमारी कोई राय नहीं है, वो जो करते हैं उनको करने दो, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और सद्दाम हुसैन ने इस स्टेटमेंट को कुवैत पर हमला करने की मौन सहमति मान लिया। इसी गलतफहमी का नतीजा था कि 2 अगस्त 1990 को सद्दाम की सेना ने कुवैत पर अटैक कर दिया और उसे इराक का 19वां प्रोविंस घोषित कर दिया। अब सद्दाम के इस अटैक को पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज तो किया ही, साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक को तुरंत कुवैत से पीछे हटने की डिमांड की और उस पर कड़े सैंक्शन भी लगा दिए। फिर भी जब सद्दाम हुसैन नहीं माना तो अमेरिका की लीडरशिप में बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस बना, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस था। 15 जनवरी 1991 को दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद कुवैत को आज़ाद करने के मकसद से अलायंस ने 17 जनवरी को इराक पर जोरदार हवाई हमले शुरू कर दिए और फिर 24 फरवरी को जमीनी हमला भी शुरू हुआ, जिसने सद्दाम की सेना को कुवैत से पूरी तरह से खदेड़ कर रख दिया और 28 फरवरी 1991 को कुवैत फिर से आज़ाद हो गया था। ये सद्दाम के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। उसको अपने केमिकल्स वेपन को नष्ट करने और यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स को परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस करारी हार के बावजूद सद्दाम ने पब्लिकली जीत का दावा किया और तो और अपने ही देश के अंदर उसने नॉर्थ में कुर्दों को और साउथ में शिया मुस्लिम्स द्वारा किए गए विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया था। 10-12 साल तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन साल 2003 में यूएस की लीडरशिप वाले अलायंस ने फिर से इराक पर हमला कर दिया। उनका दावा था कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, सद्दाम टेररिज्म को सपोर्ट करता है और इराकी लोगों पर अत्याचार करता है और ये अटैक बहुत ज्यादा इंटेंस थे। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. 9 अप्रैल 2003 को यूएस मिलिट्री ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और बगदाद के फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम हुसैन की मूर्ति का भी डिमोलिशन कर दिया। ये उसके शासन के अंत का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। 1 मई 2003 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मिशन अकम्पलिश्ड का बैनर लगाकर मेजर मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने की घोषणा कर दी। Transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन अभी भी गायब था। सद्दाम हुसैन के 2 बेटे उदय और कुसे अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे और इनको ही उसका पोटेंशियल सक्सेसर माना जाता था। इसीलिए 22 जुलाई 2003 को उन्हें मोसुल में एक ऑपरेशन में मार दिया गया। उसके चचेरे भाई केमिकल अली को भी पकड़ लिया गया था, लेकिन ये काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सद्दाम हुसैन अभी भी पकड़ा नहीं गया था और सत्ता परिवर्तन भी अभी बाकी था। 9 महीने बीत चुके थे और सद्दाम हुसैन जैसे हवा में गायब हो गया था। यूएस मिलिट्री और इराकी मिलिट्री उसकी तलाश में दिन रात एक कर रहे थे, पर वो मिल नहीं रहा था। पर्दे के पीछे महीनों से इंटेलिजेंस एजेंसी भी अपने छोटे छोटे क्लू को जोड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार यूएस मिलिट्री के एक इंटेरोगेटर एरिक मेडोक्स ने एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने सद्दाम के करीबियों से इंसानियत के नाते बात की और इसी से एक बड़ी कामयाबी मिली। सद्दाम के बॉडीगार्ड्स में से एक इब्राहिम अल मुस्लिद को पकड़ लिया गया और यही इब्राहिम वो इम्पोर्टेंट एसेट था जिसके पास सद्दाम के ठिकाने की फाइनल लोकेशन थी। उसने यूएस मिलिट्री को ये बता दिया था कि सद्दाम हुसैन तिर्कित के पास एक फार्म हाउस के नीचे छिपा हुआ है। अब इब्राहिम से मिली जानकारी पर ऑपरेशन रेड डॉन नाम का एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया गया और 13 दिसंबर 2003 को लगभग 600 सैनिकों की टीम ने तिर्कित के पास अद-दौर के एक फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था। रात के करीब 8:30 बजे सारे सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीव रसेल की कमान में टीम उस फार्म हाउस की तलाशी ले रही थी। तभी एक जवान को जमीन में कुछ अजीब सी चीज दिखी, जहां आसपास मिट्टी बिखरी हुई थी और पास में ही एक मिट्टी से ढका हुआ गड्ढा था। जैसे ही उस गड्ढे का ढक्कन हटाया गया तो अंदर की तस्वीर देखकर यूएस मिलिट्री चौंक गई। ये एक संकरा सा लगभग 8 फुट का गहरा स्पाइडर होल था और अंदर से एक आदमी निकल आया। उसके बाल उलझे हुए थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी। वो चिल्लाया, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का राष्ट्रपति। मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब उस आवाज में वो रौब नहीं था जो कभी दुनिया को डराया करती थी। उसने कोई रिएक्शन नहीं किया क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। उसके पास एक अनलोडेड ग्लॉक पिस्टल और $7.5 लाख से भरा हुआ एक सूटकेस मिला। दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में से एक का अंत ऐसे होगा किसी ने सोचा भी नहीं था।
अब ये गिरफ्तारी यूएस मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस गिरफ्तारी ने उनकी इज्जत बचा दी थी। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद उसको करीब 3.5 साल तक कैद में रखा गया और इस पूछताछ के दौरान पर यूएस मिलिट्री ने उसको सीक्रेट लोकेशन पर रखा हुआ था, जहां उसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। अब सद्दाम हुसैन को मेनली 92 के दुज़ैर नरसंहार में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। ये वो घटना थी जब कुछ शिया मुस्लिम्स ने सद्दाम हुसैन को असैसिनेट करने की फेल कोशिश की थी और इसके बदले में सद्दाम हुसैन ने करीब 148 शिया मुस्लिम्स युवाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। 5 नवंबर 2006 को इराकी हाई ट्रिब्यूनल ने सद्दाम को दुजैल नरसंहार के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया और फाइनली 30 दिसंबर 2006 को रमजान के पवित्र महीने में सुबह लगभग 6 बजे सद्दाम हुसैन को बगदाद के नॉर्थ ईस्ट में यूएस कंट्रोल्ड कैंप जस्टिस नामक जगह पर फांसी दी जाती है। अब सद्दाम हुसैन को फांसी के 24 घंटे के भीतर इराक के औजा गांव में दफनाया गया, जो उसका जन्म स्थान भी था, उसी मकबरे में जहां उसके बेटे उदय और कुसे को भी दफन किया गया था। अब सद्दाम हुसैन की इस मौत ने एक युग का अंत कर दिया, जिसने मध्य पूर्व के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, इतिहास के इस चैप्टर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।